दोस्तों ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने 2019 में रिकॉर्ड की थी। बहुत सारे बड़े-बड़े ऑफिसर्स को होस्ट किया, उनसे उनकी कहानी सुनी, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जाना, यूपीएससी एग्जाम के अराउंड का माइंडसेट समझा, सीखा। 2023 में भी और आज भी ये वीडियोस उतनी ही रिलेवेंट है। इन वीडियोस को आप देखिए, इनसे सीखिए, इनसे समझिए और यूपीएससी एग्जाम के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर कीजिए। ऑडियो थोड़ा शायद 19-20 होगा, लेकिन जो कंटेंट आपको इन वीडियोस में मिलेगा वो बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही हाई वैल्यू है। थैंक यू। आज जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पैदा होते साथ ही अपनी आंखों की रोशनी को खोना शुरू कर दिया था। जब वो 25 की उम्र तक आए, उनकी दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी। इसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी। अपनी उपलब्धियों के कारण ना सिर्फ ये राष्ट्रपति से मिलकर आए, बल्कि 2018 में इन्होंने आईएएस क्रैक करके एक नया कीर्तिमान रच दिया। प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग आईएएस स्पर्श गुप्ता विद अस टुडे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम स्पर्श गुप्ता है। मैं 28 वर्ष का हूँ और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा जो आज तक का सफ़र है वो काफ़ी लंबा उतार चढ़ावों से बड़ा रहा है और यहाँ पे मेरा यही मकसद है कि मैं ये जर्नी आप लोगों के सबके साथ साझा कर सकूँ। थैंक यू सो मच सर। बल्कि हमारे दर्शकों के लिए भी आज एक खुशनुमा दिन है जहाँ पर आपसे और आपकी जर्नी से हम लोग काफ़ी कुछ सीखने की ओर अग्रसर हैं। सर, इस पूरे एपिसोड को हम शुरू करेंगे इस बात से कि एक ऐसा लड़का जिसने अपनी आंखों की रोशनी शायद खो दी थी, जो एक लॉयर बना और उसके बाद फिर उसने आईएएस क्रैक किया। आपके लिए ये यूपीएससी तक का सफ़र किस तरीके से रहा? किस किस तरीके की चीज़ों को आपने इस पूरे सफ़र में अपने सामने पाया और कैसे आपने उनसे पार पाया? देखिए, मेरा जो सफ़र है बहुत ही अलग इस तरीके से रहा है कि मेरा आईएएस बनने का कोई सपना बचपन से नहीं था। ये धीरे धीरे चीज़ें इस तरीके से होती चली गई कि मेरा रुख आईएएस की तरफ हुआ। पहले मेरे पापा हमेशा ही कहते थे कि आपको गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हमारी सोसाइटी अब काफ़ी एडवांस्ड है और उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में भी अपना नाम बना पाऊँ। इसी कारण से मैंने कुछ टाइम प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया, जहां मुझे यही लगा कि मैं उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा सोसाइटी की तरफ जिस तरीके से मैं कर सकता हूं। और कहीं ना कहीं फिर मैंने ये भी नोटिस किया कि सिविल सर्विसेज में और गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। और उसी ने मेरे को फिर फर्दर मोटिवेट किया कि मैं इस तरफ अपना ध्यान करूं और इस एग्ज़ाम की तैयारी करना मैंने स्टार्ट किया। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो वहाँ पर सामने आया कि आपका 3rd अटेम्प्ट था। जी। तो 2016-17 के जो अटेम्प्ट्स थे वो आपके लिए कैसे रहे? जी, बहुत ही अलग तरीके का सफ़र था। एक तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है अपने आप में ही एक बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज है सभी के लिए। मेरे लिए डबली डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो गया था कि जो मेरी मानसिक स्थिति थी वो उस समय मेरी विजन जाने की वजह से उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं मानता हूँ कुछ डिसीजंस कहीं ना कहीं अगर हाइंडसाइट में देखें तो कह सकते हैं कि उस तरीके से नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे। और पहला साल इसी में चला गया कि मैं ये फिगर आउट करूँ कि किस तरीके से मेरे को कोचिंग लेनी है या घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, दिल्ली रहना है कि बुलंदशहर में रह के ही तैयारी करनी है, और मटेरियल किस तरीके से यूज़ करना है जो मेरे सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल हो, और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मेरी। ऑलराइट। सो सर, आप जब इस बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल ये आया कि 2016-17 में आपने जब मेंस लिखा वो आप क्रैक नहीं कर पाए। जी। 18 में आपने मेंस क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया और एक फाइनलिस्ट में अपना नाम लिखा। जी। तो व्हाट वाज डिफरेंट बिटवीन 16, 17 एंड 18 एज कंपेयर्ड टू द बोथ? काफ़ी कुछ अलग था। सबसे पहले तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। निर्वाणा आईएएस अकेडमी है जो लॉ ऑप्शनल जो मेरा था उसकी तैयारी करवाते हैं, और मैं मानता हूँ उनका काफ़ी श्रेय रहा है इस मेरी सफलता में, इस अटेम्प्ट में, क्योंकि करमजीत सिंह गिल सर जो निर्वाणा के डायरेक्टर हैं, वहाँ पे मेरे को एक पर्सनल अटेंशन मिला जो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो एक कंसिस्टेंट गाइडेंस था वो मिला मेरे को इस अटेम्प्ट में। साथ ही साथ इस अटेम्प्ट में जो एक अलग बात ये थी
कि मैं अपना स्क्राइब लेके गया खुद का, मान्या शर्मा, जो सर की ही स्टूडेंट थी, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो आपके जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स थे वो किसने लिखे? वो मैंने यूपीएससी कमीशन के ही स्क्राइब लिए। ऑफ कोर्स वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल लोग थे, और पर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्क्राइब और कमीशन के स्क्राइब में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि आपकी कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होती है, और जो कि इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हद तक बहुत ज़रूरी है। So you were just telling us about the softwares that you were using to read different material which was available. जी। So as we are talking about these softwares, किस तरीके की किताबें आप पढ़ते थे, कैसे आप उनको पढ़ पाए? क्या आपने सिर्फ किताबों का रुझान किया या आप किसी और तरीके से भी पढ़ाई जारी रखी? जी, ये भी एक अपने आप में बहुत ही अलग सी चीज़ है। एक्चुअली मुझे तो ये लगता है कि हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़ी है आगे कि हम लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। जैसे कि मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि जॉज है, फ्रीडम साइंटिफिक सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होता है, या फिर वॉइस ओवर है, या टॉक बैक है जो कि मोबाइल्स में लोग यूज़ करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो, जो कि आपका कोई भी सॉफ्ट कॉपी है या टेक्स्ट मटेरियल है वो आपको स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड यू कैन ऑडिबली हियर दैट आउट। उसके अलावा पढ़ने के साथ साथ मैंने वीडियोस का भी काफ़ी यूज़ किया है, क्योंकि अगेन सुनने की क्षमता हमारी ज़्यादा होती है, तो जिसमें अनअकैडमी जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है पिछले 4-5 साल में निकाला गया है, उससे मेरी काफ़ी मदद हुई, क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट चीज़ों पे काफ़ी चीज़ें कवर करते थे। साथ ही साथ आपको मोटिवेशन और कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए विजन IAS एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसको मैंने काफ़ी यूज़ किया। साथ ही साथ जनरली स्पीकिंग राज्यसभा टीवी है, और ऑल इंडिया रेडियो है, और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी मदद करते हैं। So sir, this was about you writing the exams. जी। आपका इंटरव्यू का सफ़र कैसा था? इंटरव्यू का सफ़र भी आप मान सकते हैं कि एक बहुत ही अलग किस्म का सफ़र रहता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं सामने वाला, उसका क्या रिएक्शन है, कहाँ पे स्टॉप करना है आपको, कहाँ पे वो सभी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे मॉक्स दिए, और कभी लगभग 8 से 10 मॉक्स मैंने दिए थे। स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्टी भी हुई, पर लेकिन प्रैक्टिस के साथ मेरे को ऐसा लगा कि मैं कंफर्टेबल था। तो वहाँ पर जब आप अपना इंटरव्यू पहली बार देने गए, उसका एक्सपीरियंस, उसका क्या कहानी है? जी, बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस होता है, आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। किस किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए, क्या सब हुआ वहाँ पर? जी, सवाल तो जैसे मतलब नॉर्मल लोगों से पूछे जाते हैं वैसे ही था। काफ़ी कुछ मेरे जो बैकग्राउंड है लॉ का उसके रिलेटेड थे, कुछ जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड था, कुछ आपके केस स्टडीज़ थे जो उन्होंने पूछे। बाकी एक जो बहुत डिफरेंस मेरे इंटरव्यू में था कि एंड में उन्होंने पूछा कि आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं, तो जहां मैंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके एक अपना ओपिनियन रखा कि मैं सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं। जो जहां तक मेरे को लगता है कि एक काफ़ी अलग तरीके का मेरा इम्पैक्ट पड़ा होगा उसकी वजह से। सर, आपको मैं थोड़ा इस यूपीएससी की जर्नी से थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा, और मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ आगे बढ़ी। आप कैटरैक्ट के साथ आपका जन्म हुआ, 4 महीने की उम्र में आपका पहला ऑपरेशन हुआ था। इफ़ यू कैन टेल अस अबाउट अ टाइमलाइन ऑफ हाउ थिंग्स वर हैपनिंग विद यू, जिसकी वजह से आपने ग्रेजुअली अपना विजन लॉस किया और आपने शायद कभी ब्रेल स्क्रिप्ट का भी सहारा नहीं लिया। जी, मेरा सफ़र इस तरीके से बहुत अलग हो जाता है कि मेरे को बाय बर्थ ब्लाइंडनेस नहीं था एज सच, और मेरा जो विजन लॉस रहा है वो ग्रेजुअल रहा है। 1991 से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है। बाय बर्थ कैटरैक्ट था, 4 महीने की उम्र में मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद भी स्पेक्स के थ्रू, कॉन्टेक्ट लेंसेज के थ्रू मैं पढ़ लिख पाता था। 3rd स्टैंडर्ड में 2001 में मेरे लेफ़्ट आई का रोशनी चला गया ग्लोकोमा की वजह से। उसके बाद भी राइट आई में काफ़ी विजन ठीक ठाक था, उसकी वजह से आई वॉज एबल टू रीड राइट, मोबिलिटी में कोई इश्यूज़ नहीं थे। और फिर 2011 में जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था तब मेरे को राइट आई में भी ग्लोकोमा हो गया और उसकी वजह से मेरा विजन लॉस हुआ। और तब वो टाइम था जब मेरे को एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी।
उससे पहले मुझे इस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसकी वजह से मैंने ब्रेल कभी यूज़ किया नहीं। और तब तक टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड थी, तो सीधे मेरा साझा जो है टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर्स के साथ ही हुआ। उसके बाद 2016 में फिर से मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली एक फर्दर विजन लॉस हुआ, जिसकी वजह से मेरे को ऑपरेशन भी कराना पड़ा। और वो एक टाइम था जब मेरी रोशनी लगभग चली गई। अब इस वक्त मेरी जो रोशनी है वो 2/60 है, जो आप मान सकते हैं कि 4 से 5% विजन। Wow, despite this, you are able to have many achievements in your life. I gathered about you कि आप DPS RK-पुरम से आपने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया 11th and 12th जी। एंड उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड यू कंप्लीटेड योर डिग्री फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज इन इंडिया जी and eventually went on to become an IAS. जी। So if you could tell us about these 2 episodes of how you made it to a place where President of India was awarding you and then you cracked the exam to get into the top university in the country. So please run us through it. जी देखिए, बचपन से ही मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ इस मामले में कि मेरे फैमिली का सपोर्ट, बीट माई मदर एंड फादर, माई यंगर सिबलिंग्स, मेरी सिस्टर, उन लोगों का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ही रहा है। स्पेशली माई मदर, उन्होंने मेरे को हमेशा ही इस तरफ मोटिवेट किया है कि हमेशा अच्छे से अच्छा करो और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ो, जिसके कारण मेरा बचपन से ही एकेडमिक रिकॉर्ड जो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। 10th में मेरे अच्छे नंबर आए, इसकी वजह से मेरे को 11th में DPS RK-पुरम में एडमिशन मिला। फिर 12th में मैंने 12th CBSE बोर्ड में स्पेशल कैटेगरी में ऑल इंडिया टॉप किया। उसके चलते मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड भी मिला। ये कौन सा साल था? 2012 में मेरे को मिला अवार्ड। और ऑल इंडिया टॉप मैंने 2010 एग्ज़ाम में किया था। और साथ ही साथ मैं नहीं समझता कि कोई भी नॉर्मल पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इतना दूर भेजना चाहते हैं अपने आप से, लेकिन जहाँ तक मेरे पेरेंट्स का सवाल रहा है, इस तरीके की कभी दिक्कत मेरे को हुई नहीं। उन्होंने हमेशा ही कहा कि कभी ना कभी आपको अपने आप से मैनेज करना ही है, बी इट सेंडिंग मी टू दिल्ली फॉर DPS RK-पुरम हॉस्टल में, या बैंगलोर जहाँ पे मैंने अपनी कॉलेज एजुकेशन करी, फिर यहाँ तक कि अमेरिका भेजना जब मैं एक्सचेंज प्रोग्राम पे गया, जहाँ पे मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहा था इतनी दूर सबसे। तो उस मामले में मैं काफ़ी लकी मानता हूँ अपने आप को। और साथ ही साथ ये मेरी खुशकिस्मती ही कहिए, जितने भी मेरे साथ ये वाक़ये हुए, कोई ना कोई ऐसा एक पॉजिटिव पर्सनालिटी मेरी लाइफ में आता रहा, सुपर इंटरेस्टिंग, जिसने मेरा हमेशा ही कुछ ना कुछ हेल्प किया एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। एंड these obstacles were never a barrier for me. That's really good to know. In fact, it's what is even better for me to know is कि there were always some people around you to assist you. जी। लेकिन इसी के साथ अब एक और सवाल जो जाहिर सी बात है हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। जी जी जी। इस पूरे जर्नी के दौरान अभी अगर हम आज की बात करें, हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ इन योर डे टू डे एक्टिविटीज? अगर स्पर्श गुप्ता को कोई बाहरी सहारा नहीं है, हाउ इज ही एबल टू मैनेज थिंग्स अराउंड, बीट रीडिंग, बीट प्रोबेबली ईटिंग, या कोई एक रेगुलर रोजाना के काम जो हम करते हैं? हाँ, मतलब आई थिंक ये बहुत ही नेचुरल सा फिनोमेना है। आप लोगों को ये क्वेश्चंस आएंगे ही, क्योंकि एक्चुअली हमारे सोसाइटी के साथ बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस यही है, क्योंकि हम जैसे लोग बहुत कम बाहर निकल के आते हैं, तो इसकी वजह से इन चीज़ों के बारे में कम जानकारी है। तो जहाँ तक नॉर्मल रूटीन का सवाल है, मैं जैसे मैंने बताया, पढ़ने के लिए मैं अपने सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ, और यही मैं रीडिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ, और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। बाकी क्योंकि मेरा थोड़ा विजन है, तो जहाँ तक जिन चीज़ों से मैं परिचित हूँ उसको मैं यूज़ कर पाता हूँ। घर में मैं अपने आराम से अपने आप से मूव कर पाता हूँ, बट लेकिन कहीं पे भी जहाँ नई जगह जाना होता है, वहाँ पे मेरे को एक फिजिकल सपोर्ट चाहिए कि कोई मेरे साथ हो या कोई ना कोई हो। वो एक थोड़ा सा चैलेंज है। That's really good to know and inspirational as well, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी डिसेबिलिटी के साथ ही जीने की शायद इच्छा छोड़ देते हैं, या फिर they give up on life in general. अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को इतने अच्छे से जी पाते हैं, तो एक अगला सवाल जो मेरा इस बारे में है कि इफ स्पर्श गुप्ता इज नॉट स्टडिंग, इफ ही इज नॉट बिजी विद हिज टेक्नोलॉजी, अपने रेगुलर लाइफ के इतर एक IAS बनने तक का सफर आई एम श्योर आपने काफी पढ़ाई की होगी। जी जी। लेकिन जब पढ़ाई खत्म हो चुकी है, तो आप अपने रेगुलर डेज में आपकी हॉबीज क्या हैं, आप किस तरीके से अपना दिन व्यतीत करते हैं?
सब एक नॉर्मल इंसान की तरह मेरी भी काफ़ी सारे क्या चीज़ें आप करते हैं? बेसिकली क्रिकेट में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, खेलता नहीं हूँ लेकिन फॉलो पूरी तरीके से करता हूँ। एक दिन मेरा ऐसा नहीं गुजरता जब मैं क्रिकेट ब्लॉग्स, क्रिकेट इन्फो नहीं पढूं। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, यहाँ तक कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, लेह लद्दाख, अंडमान, भूटान जाके आया मैं अभी। मेरे को बहुत ही इस तरीके के नई नई जगह को जानने का, वहाँ का लोकल क्विजीन्स, वहाँ का लोकल कल्चर और फूड में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी काफ़ी फॉलो करता हूँ। मतलब नई नई जगह जाना, खाना ट्राई करना। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपको खाने में, मगर आप कहीं नई जगह जा रहे हैं तो? आई वुड फर्स्टली लुक फॉर पिज़्ज़ा। तो वो मेरा एक फेवरेट है। चॉकलेट्स आई लाइक। और फिर उसके अलावा मेरे को मूवीज़, म्यूज़िक, सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आपका सोशल लाइफ किस तरीके का है? व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डू यू एंजॉय फ्रॉम योर फ्रेंड्स? हाउ ऑफन आर यू कैचिंग अप विद देम? बचपन से ही मेरा जो फ्रेंड सर्कल रहा है फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छा रहा है। आई एम गुड एट मेकिंग कॉन्वर्सेशंस, तो मेरे को उस तरीके की कभी दिक्कत आई नहीं। ऑफ कोर्स 2011 के बाद से 2016 के बाद मेरा थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, क्योंकि आई कांट टेक इनिशिएटिव ऑन माई ओन। वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं एरोगेंट है या क्या है, खुद से आके नहीं मिल रहा। बट आई थिंक यही एक रीज़न है मेरे लिए भी कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा उस बारे में कि भाई ये हम जानबूझ के नहीं कर पा रहे हैं। मतलब देयर आर रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर देयर। Do you think IAS is a platform for you to create that awareness? जी ज़रूर, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, शायद अगर मैं IAS क्रैक नहीं करता तो दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस सफ़र को एक बहुत ही अलग नज़रिया देती हैं। In present date, how are you dealing with this media attention, the glamour around cracking UPSC and becoming an IAS? बहुत कुछ बदलता है आपकी लाइफ में, बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। वो आपसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों की नज़र होती है। एक भी आपका मिसस्टेप हुआ, देयर आर पीपल टू कैच यू। और उसके साथ साथ आई थिंक एक पॉजिटिव चेंज भी है कि लोग आपको देखते हैं, आपको एज अ रोल मॉडल देखते हैं, जो कि मेरा हमेशा से ही, मेरे पेरेंट्स का भी यही टारगेट रहा और मेरा भी यही रहा कि भाई आपका जो डिसेबिलिटी है वो कभी भी मेंटल बैरियर नहीं होना चाहिए और आप उससे ऊपर उठ सको और एक एग्जाम्पल सेट कर सको अपने कम्युनिटी के लिए कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इसी एग्जाम्पल की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस पूरी जर्नी में यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड फ्यू पीपल हु वर प्रोबेबली नॉट टू काइंड। कुछ ऐसे लोग जो कुछ ऐसी चीज़ें कमेंट्स पास कर दें या फिर आप उस चीज़ को अपने आसपास अनुभव कर पाओ कि हाँ इस इंसान में कुछ गलत है। हाउ डू यू टेक दोज थिंग्स? देखिए ये तो है ही, जैसे कि अब हमें दिखता नहीं है तो भगवान ने हमें कुछ कुछ ऐसे पावर्स दिए हैं कि हम लोग रियलाइज कर लेते हैं कि कौन कैसा है। और देयर आर पीपल हु विल टेल यू कि पेरेंट्स पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो सब ये सब ज़्यादा इन चीज़ों को झेलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या ज़रूरत है आपको ये सब करवाने की, इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो उसके ऊपर। और यहाँ तक कि बहुत से लोगों को लगता है कि हमारी कोई फ्री विल ही नहीं है, पेरेंट्स जो बोलेंगे वही करना है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की भी एक अपनी फ्री विल है, फ्री चॉइस है। ये मेरे सब खुद के डिसीजंस थे कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है, मेरे को लॉ करना है, लॉ की डिग्री लेनी है और मेरे को एक्सचेंज प्रोग्राम पे बाहर जाना है, एक एक्सपीरियंस करना है कि कैसे चीज़ें अलग हैं इंडिया से बाहर, जिससे कि फ्यूचर में जैसे कि अब मेरे को फाइनली मतलब डेस्टिनी वुड हैव इट कि I could bring those changes in India as well. Not just these changes, but you can also not just implement but initiate such changes. Changes, definitely. तो इसी बिना पर आप अपनी आगे की जिंदगी को इसके बाद not just as a specially abled IAS but as an IAS on a whole, जी आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को इसके बाद पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल को नहीं, किस तरीके से आप आगे देखते हैं? जी देखिए, अब एज एन IAS मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़रें होंगी कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी ये कैसे मैनेज कर पाएगा।
तो मेरा यही टारगेट होगा। एक आईएएस बनने के साथ ही आपके पास एक स्कोप होता है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर सकें, एक सोसाइटी में एक चेंज ला सकें। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एजुकेशन और हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है, तभी हम एक नए भारत, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस भी है, उसको बना पाएंगे। तो इस सफलता की जब हम बात करते हैं तो स्पर्श गुप्ता के हिसाब से जो ये सफलता आज उनके हाथ आई है, इसका श्रेय ऑब्वियसली आपको तो जाता ही जाता है, इसके साथ साथ और किस किस को आप इसका श्रेय बांटना चाहेंगे? देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं। हाँ, मैंने जैसे बताया है कि मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस जर्नी पे मेरे को लोग मिले हैं जो हमेशा पॉजिटिव चेंज लाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय तो आपके माता पिता को ही जाता है, आपकी फैमिली को, जिन्होंने आपको हमेशा ही सपोर्ट किया इन योर वर्स्ट ऑफ द टाइम्स ऑल्सो। जब आपका 2 बार मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, तब भी एक बार भी हिचक नहीं हुआ कि आपको कुछ और कर लेना चाहिए या आपको इस एग्ज़ाम के अलावा कुछ और देख लेना चाहिए। और उसके अलावा मेरे सर, जो निर्वाणा के डायरेक्टर, एज मैंने मेंशन किया पहले भी, मेरी स्क्राइब, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एग्ज़ाम अपना ना होते हुए भी उसने पूरे डेडिकेशन के साथ मेरा साथ दिया। वो बहुत बड़ा एक रीज़न है। फिर मेरा फ्रेंड सर्कल, जो कि हमेशा ही मेंटली मेरे को सपोर्ट करता रहा। तो काफ़ी सारे लोगों का मिला जुला के ये एक अचीवमेंट है जिसको मतलब मैं अंजाम दे पाया। काफ़ी लोगों को आप इसमें बांट सकते हैं। जी। That's really good to have this conversation with you। अगर हम अब इस वीडियो को ख़त्म करने जाएं, आपका कोई मैसेज, अगर कुछ कोई लाइंस हैं जो शायद आप जिनसे मोटिवेशन लेते हों, अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को बता पाएँ तो। जी ज़रूर। मैं यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइंस के साथ इस वीडियो का कंक्लूड करना चाहूँगा। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो पर हार नहीं मानूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। That's really good to know, sir. Thank you so much for doing this with us, and I'm really glad that you came all the way from Bulandshahr to do this with us. It was my pleasure. Thank you so much. So this was the story of IAS Sparsh Gupta. Keep watching on this man because he's someone who is going to shape your future to a great extent in the years to come. दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए एंड टू गेन एन एज इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन @CSEY को सब्सक्राइब कीजिए।